Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का टॉपिक टेम्परेरी इंजंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन। देखिए, इंजंक्शन क्या होता है? ये जुडिशियल प्रोसेस है वेयर बाय ए पार्टी इज रिक्वायर्ड टू डू or refrain from doing any particular act. It means ये जुडिशियल प्रोसेस है जिसमें एक पार्टी को कोई काम करने के लिए कहा जाता है या किसी काम को करने से रोका जाता है। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं इसमें, किसी काम को करने के लिए कहा जाता है या किसी काम को करने से रोकते हैं, तो उसको बोलते हैं इंजंक्शन। अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ की, या तो किसी पार्टी टू ए सूट को हम काम करने के लिए कहेंगे। अगर हम कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उसे बोलते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। अगर हम ये कहते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है तो उसको बोलते हैं प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। तो इंजंक्शन कौन कौन सी हो गई? एक मैंडेटरी हो गई, एक प्रोहिबिटरी हो गई। तो मैंडेटरी में किसी काम को करने के लिए कहा जाता है और प्रोहिबिटरी में किसी काम को करने से मना किया जाता है। फिर ये जो इंजंक्शन होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है आपकी टेम्परेरी और दूसरी होती है आपकी परमानेंट। जो आपकी टेम्परेरी इंजंक्शन होती है, जैसे आपका कोई केस जो है कोर्ट में चल रहा है, अभी कोर्ट को डिसाइड होना है, उसकी मेरिट को अभी जजेस को देखना है, तो कोर्ट अभी फाइनली डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच में पेंडेंसी ऑफ द सूट के केस में कोर्ट को लगता है कि टेम्परेरी हमें किसी व्यक्ति को किसी काम को करने से रोकना है या कोई काम करने के लिए कहना है, तो उस वक्त जो इंजंक्शन इशू होती है उसे हम बोलते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन। लेकिन अगर कोर्ट की मेरिट को भी जज ने देख लिया है और सारी चीज़ें उसने डिसाइड करती हैं, तो फिर ये जो फाइनली वो जो एक इंजंक्शन पास करते हैं उसे बोलते हैं परमानेंट इंजंक्शन। तो दो टाइप की हो गई, एक आपकी टेम्परेरी हो गई और दूसरी आपकी परमानेंट हो गई। तो सीपीसी में जो है टेम्परेरी इंजेक्शन लिया जाता है और जो परमानेंट इंजेक्शन है वो किसका सब्जेक्ट मैटर बनती है? वो बनती है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। तो इसीलिए हम सिर्फ आज यहाँ पे टेम्परेरी इंजेक्शन को ही डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा कि टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए कोर्ट में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। आपको पता है कि जब भी कोई केस डाला जाता है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक आपका प्लेंटिफ होता है, दूसरा डिफेंडेंट भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा प्लेंटिफ भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट भी हो सकते हैं। तो जनरली तो जो है ये टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए प्लेंटिफ ही अप्लाई करता है, लेकिन किसी किसी केस में डिफेंडेंट भी अप्लाई कर सकता है। तो इसीलिए अगर हमें ये देखना है कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो दोनों ही पार्टी, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, वो टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट कहते हैं कि किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। देखिए, जब दोनों ही पार्टी इसे अप्लाई कर सकती हैं तो प्लेंटिफ किसके अगेंस्ट करवाएगा? डिफेंडेंट के लिए। अगर डिफेंडेंट ने फाइल करी है तो वो किसके अगेंस्ट कराएगा? प्लेंटिफ के लिए। तो इसलिए ये जो टेम्परेरी इंजेक्शन होती है ये प्लेंटिफ के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है और डिफेंडेंट के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है। हमारा थर्ड पॉइंट कहता है कि ये जो इंजेक्शन है ये हमेशा एक कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट ही देगा, क्योंकि जो टेम्परेरी इंजेक्शन है ये सब्जेक्ट मैटर है आपका सीपीसी का। तो जो सिविल कोर्ट है और जो कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट है, कॉम्पिटेंट से मतलब है कि वो सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है कि वो सिविल नेचर के केस की सुनवाई कर सके। तो जुरिडिक्शन आपको पता है अलग अलग टाइप की हो सकती है, ये टेरिटोरियल भी हो सकती है, ये आपकी पेक्यूनरी भी हो सकती है आपकी। तो इसके बेसिस पे ये आपको देखना है कि कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट है या नहीं है। तो उसी के बेसिस पे अगर कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट ने टेम्परेरी इंजेक्शन दी है तभी वो टेम्परेरी इंजेक्शन मानी जाएगी। अब इसकी नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं ड्यूरेशन क्या होगी, कितने टाइम के लिए एप्लीकेबल होगी। देखिए, जैसा कि इसका नाम से लग रहा है टेम्परेरी,
तो इसका मतलब ये परमानेंट नहीं होती, कुछ ही टाइम के लिए होती है। और वो टाइम लिमिट क्या होती है, या तो कोर्ट ने ऑर्डर में लिख दिया है कि अनटिल फर्दर ऑर्डर, कि जब तक कोर्ट जो है कोई फर्दर ऑर्डर पास नहीं करता तब तक ये टेम्परेरी इंजेक्शन मानी जाएगी, या कोर्ट जो है केस को फाइनली डिसाइड ही कर देता है तो तब तक ये जो है टेम्परेरी इंजेक्शन मानी जाएगी। तो इसका ड्यूरेशन दो टाइप का हो सकता है, अगर फाइनली जब तक डिसाइड हो या कोर्ट का कोई फर्दर डिसीजन आए तब तक ये टेम्परेरी इंजेक्शन की ड्यूरेशन मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका कि इसका प्रिंसिपल क्या है, कि जब हम टेम्परेरी इंजेक्शन देते हैं तो कोर्ट ये नहीं है कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि प्लेंटिफ ने कहा कि आप ये टेम्परेरी इंजेक्शन डिफेंडेंट के अगेंस्ट इशू कर दीजिए तो कोर्ट कर ही देगा। कोर्ट को जो है बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है अपने डिस्क्रिशन को यूज़ करने के लिए, तभी वो टेम्परेरी इंजेक्शन को इशू करता है। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जबकि कोर्ट उनको कंसिडर करेगा। देखिए सबसे पहला तो प्रिंसिपल है इसका प्राइमा फेसी केस। इट मीन्स जो भी केस कोर्ट के सामने चल रहा है और जिस केस के अंदर आपने टेम्परेरी इंजेक्शन माना है वो आपका प्राइमा फेसी केस होना चाहिए। तो प्राइमा से मतलब है कि जो प्लेंटिफ ने अगर केस डाला है तो उसको पूरा बोनाफाइड रीजन होना चाहिए कि हाँ ये जो मैंने डिस्प्यूट उठाया है इसके मेरे पास एविडेंस भी है और ये मैंने बिल्कुल बोनाफाइड इंटेंशन से डिस्प्यूट उठाया है। तो इट मीन्स ये केस जो है कोर्ट में आराम से इसकी सुनवाई हो सकती है, तो उसको बोलते हैं प्राइमा फेसी केस। अब मैं आपको ये वाला केस बताती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें बड़ा अच्छा केस हुआ था काशी मठ संस्थान वर्सेस श्रीमद तीर्था का। कौन सा केस था ये, काशी मठ संस्थान वर्सेस श्रीमद तीर्था का। इसमें क्या हुआ था, एक मठ था और मठ की जो गद्दी होती है उसे लेने के लिए जो है केस डाला गया। जो मठ का एक मेंबर था उसने कहा ये महंत की गद्दी जो है मुझे चाहिए, लेकिन मठ के ये रूल थे कि गद्दी जो है तभी रिलिंक्विशमेंट हो सकती है जबकि जो गद्दी पर बैठा है उसकी डेथ हो जाए। तो अगर कोई गद्दी पे मठ की गद्दी पे बैठा हुआ है और दूसरा आदमी क्लेम करता है कि इससे मठ की गद्दी खाली कराई जाए, तो सबको पता है कि ये केस जो है जीत ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें तो रूल्स प्रॉपर लिखे हुए हैं कि जब तक जो मठ की गद्दी पे बैठा हुआ है उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक जो है वो सीट किसी और के पास नहीं जाएगी। तो इट मीन्स ये प्राइमा फेसी केस नहीं था, क्योंकि इसमें कोई बोनाफाइड चीज़ नहीं थी। जिसने केस डाला था उसको भी पता था कि मठ के ये रूल्स हैं कि जो है गद्दी तभी खाली होगी जब उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए माना गया कि इसमें इंजेक्शन ग्रांट नहीं होगा क्योंकि ये प्राइमा फेसी केस नहीं है। नेक्स्ट है आपका इररिपेयरेबल इंजरी। देखिए दो पार्टी हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अगर प्लेंटिफ ने अपील की है टेम्परेरी इंजेक्शन की तो कोर्ट को देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने टेम्परेरी इंजेक्शन नहीं दी तो जो है प्लेंटिफ को बहुत ही ज़्यादा इंजरी हो जाएगी और उस इंजरी को फिर हम रिपेयर नहीं कर सकते। सेम वे अगर डिफेंडेंट ने डाली है अपील टेम्परेरी इंजेक्शन की तो देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिफेंडेंट को इतनी इंजरी हो जाए अगर हम ये टेम्परेरी इंजेक्शन नहीं देंगे कि जिसकी रिपेयर नहीं की जा सकती। तो अगर इररिपेयरेबल इंजरी लगती है कोर्ट को तभी वो जो है टेम्परेरी इंजेक्शन देता है। इसमें बड़ा अच्छा केस हुआ था आपका पुरुषोत्तम रहेजा वर्सेस श्रीचंद रहेजा का। कौन सा केस था, पुरुषोत्तम रहेजा वर्सेस श्रीचंद रहेजा का। इसमें सेलर ने एक प्रॉपर्टी बायर को बेच दी। अब बायर को पैसे देने थे, बायर ने पैसे नहीं दिए और तो फिर जो सेलर था पैसे लेने के लिए उसने कोर्ट में केस डाल दिया कि जो है ये बायर मुझे पैसे नहीं दे रहा है तो मेरे पैसे दिलवाए जाए। अब जब कोर्ट में केस चल रहा था तो जो सेलर था वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है किसी और को बेचने की कोशिश करने लगा। तो बायर ने कहा कि आप मुझे जो है टेम्परेरी इंजेक्शन दिलवाइए क्योंकि नहीं तो ये प्रॉपर्टी बेच देगा और ये प्रॉपर्टी तो अब उसने मेरे को सेल कर दी है, तो आप इसे कहिए कि वो प्रॉपर्टी बेचने का काम नहीं करे। तो कोर्ट ने कहा कि ये केस वैसे तो प्राइमा फेसी केस है
लेकिन आप देखिए आपको बायर को से इर्रिपेरेबल इंजरी तो हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसने खुद भी पैसे नहीं दिए। तो अगर सेलर वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच भी देता है तो बायर ने तो अभी पैसे नहीं दिए, तो बायर को तो कोई इंजरी हो नहीं रही। तो इस केस में माना गया कि वो कोर्ट जो है सेलर के अगेंस्ट टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे इर्रिपेरेबल इंजरी नहीं थी। नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। देखिए कोर्ट को देखना पड़ता है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस किसकी तरफ है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब है कि प्लेंटिव भी डिफेंडेंट भी अपने अपने पक्ष में जो है एविडेंस को देंगे। तो जो कोर्ट है वो दोनों ही साइड के एविडेंस जो आते हैं उनको वे करता है, तोलता है, फिर वो देखता है कि बैलेंस किसकी तरफ जा रहा है, किसके एविडेंस में ज्यादा वेटेज है। तो जिसकी तरफ ज्यादा वेटेज होता है और दूसरी पार्टी को बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं होता, तो वो फिर जो है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से जो है टेम्परेरी इंजेक्शन देता है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट। देखिए टेम्परेरी इंजेक्शन करना कोर्ट का डिस्क्रिएशन है, आप उसको जो है फोर्स नहीं कर सकते। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट फॉर द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपनी एप्लीकेशन फाइल तो कर सकते हैं टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए, लेकिन कोर्ट अगर चाहे सब चीजों को देखे तभी वो देगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो ये फाइल करी है तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये कोर्ट का डिस्क्रिएशन होता है। नेक्स्ट है आपका नोटिस, कि जब भी टेम्परेरी इंजेक्शन देता है कोर्ट तो वो दूसरी पार्टी को इसका नोटिस जरूर देगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नोटिस देने में बहुत देरी हो जाएगी और इसकी वजह से जिस पार्टी ने फाइल किया है टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए उसे बहुत ज़्यादा इर्रिपेरेबल इंजरी हो जाएगी, तो वो फिर एक्स पार्टी टेम्परेरी इंजेक्शन भी इशू कर सकता है। लेकिन बाद में वो इस जो उसने इशू किया है एक्स पार्टी टेम्परेरी इंजेक्शन उसमें कोई चेंजेस भी ला सकता है, उसको सेट असाइड भी कर सकता है और उसमें मॉडिफिकेशन भी ला सकता है। तो ये थे प्रिंसिपल जो कि टेम्परेरी इंजेक्शन देते हुए कोर्ट को जरूर देखने चाहिए। इन प्रिंसिपल में सारी चीजें मैच करती हैं, तभी जो वो है टेम्परेरी इंजेक्शन नहीं दे सकता है। इट इज नॉट एट ऑल मैकेनिकल प्रोसेस फ्रॉम साइड ऑफ कोर्ट। अब हमने ये तो देख लिया कि टेम्परेरी इंजेक्शन किसे कहते हैं और किस किस प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए कोर्ट को टेम्परेरी इंजेक्शन देते हुए। अब हम देखेंगे वो कौन कौन से ग्राउंड है जिनके बेसिस पे जो है कोर्ट टेम्परेरी इंजेक्शन दे सकता है। देखिए सबसे पहला ग्राउंड तो है कि अगर जो प्रॉपर्टी है सूट में उसमें कोई डिस्प्यूट लगता है, ठीक है, डिस्प्यूट कैसा लगता है कि ये प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी या दूसरी पार्टी इसे रॉन्गफुली सोल्ड कर देगी, तो ऐसे केस में टेम्परेरी इंजेक्शन मिल जाता है। इसमें बहुत अच्छा केस हुआ था, स्काईलैंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एसके बासवान। इस केस में क्या हुआ था, एक इंस्टीट्यूट था जो बिजनेस स्कूल चला रहा था और उसने अपने स्कूल के नाम के आगे स्काईलैंड लिख रखा था और वो इंस्टीट्यूट AICTE से अप्रूव भी नहीं था। अब एक दूसरा इंस्टीट्यूट खुलता है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज होता है और वो AICTE से भी अप्रूव होता है। अब दूसरा इंस्टीट्यूट कहता है वो भी अपने नाम के आगे स्काईलैंड लगा देता है। तो अब जो पहला इंस्टीट्यूट होता है वो टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए अपील करता है कोर्ट में कि ये मेरे नाम को यूज कर रहा है, तो इसलिए आप इसे रोकिए कि अपने ये इंस्टीट्यूट के आगे स्काईलैंड नहीं लगाए। तो कोर्ट ने कहा कि जो स्काईलैंड है ये एक जेनरिक वर्ड है, कोई भी इसको मोनोपोलाइज नहीं कर सकता। मोरोवर आप दोनों के बिजनेस बिल्कुल अलग अलग हैं, एक इंजीनियरिंग बिजनेस चला रहा है और एक जो है आपका बिजनेस स्कूल चला रहा है और दूसरा इंस्टीट्यूट AICTE से अप्रूव है और पहला इंस्टीट्यूट AICTE या UGC से अप्रूव नहीं था। तो वो पहले वाले इंस्टीट्यूट को कहते हैं कि अगर दूसरे वाला इंस्टीट्यूट स्काईलैंड वर्ड लगा रहा है तो इससे आपकी जो कॉलेज की कोई प्रॉपर्टी ना तो वेस्ट हो रही है ना डैमेज हो रही है, तो इस केस में हम आपको टेम्परेरी इंजेक्शन नहीं दे सकते। हाँ, उन्होंने दूसरे इंस्टीट्यूट को ये जरूर कहा कि जब भी आप अपना कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए तो आप ये लाइन जरूर लिखेंगे कि वी आर नॉट रिलेटेड विद द फॉर्मर इंस्टीट्यूट।
लेकिन पहले इंस्टीट्यूट को टेम्परेरी इंजेक्शन नहीं दिया। सेकंड है कि अगर डिफेंडेंट किसी प्रॉपर्टी को रिमूव करने के लिए या डिस्पोज ऑफ करने की धमकी देता है जिससे कि उसके क्रेडिटर को वो जो है अवॉइड कर सके, उनको धोखा दे सके, इस चीज के लिए डिफेंडेंट धमकी देता है कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा या रिमूव कर देगा, तो इस केस में भी टेम्परेरी इंजेक्शन दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर ने बहुत सारा लोन जो है डिफेंडेंट को दे रखा है। अब क्रेडिटर्स ने केस लेकर आए कोर्ट में कि हमारा डिफेंडेंट से पैसा दिलवा दीजिए। अब डिफेंडेंट की नीयत खराब थी, वो क्रेडिटर को पैसा वापस ही नहीं करना चाहता था, तो उसने सोचा मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है उसे मैं बेच देता हूँ, तो मैं फिर जो हूँ इंसॉल्वेंट वो हो जाऊंगा डिक्लेयर, तो मुझे क्रेडिटर को पैसा देने की जरूरत ही नहीं होगी, तो इसलिए वो जो है अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है। तो उसकी इंटेंशन गलत थी क्योंकि वो क्रेडिटर का पैसा नहीं देना चाहता था, तो क्रेडिटर ने फिर टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए अपील की कि डिफेंडेंट कोई भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं करे, क्योंकि उसकी डिस्पोज ऑफ की वजह से क्रेडिटर का पैसा वापस नहीं आएगा। तो इस केस में माना गया कि कोर्ट जो है टेम्परेरी इंजेक्शन दे सकता है। अब नेक्स्ट है कि अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ को धमकाता है या उसको इंजरी पहुंचाने के उससे धमकी देता है, तो इस केस में भी जो है आपको टेम्परेरी इंजेक्शन मिल सकती है। अब ये कौन सा केस था? मांझी भाई वर्सेस गोविंद भाई का केस। कौन सा केस था ये? मांझी भाई वर्सेस गोविंद भाई। इसमें क्या हुआ, एक पर्सन ने एक एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी, वो लैंड उसने अपने नाम से खरीदी, म्यूटेशन भी अपने नाम से कराया, फिर उसने उस एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट भी करा दिया। जब उसने नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करा लिया तो फिर उसने और लोगों के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई कि हम इस लैंड को या तो एज इट इज बेच देंगे या इस पे कुछ कंस्ट्रक्शन करा के हम जो है बेच देंगे। इसी बीच उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और अब उसके जो हियर होते हैं, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो इस लैंड को किसी थर्ड पार्टी को बेचने की शुरुआत कर देते हैं। अब पार्टनरशिप में जो उसके पार्टनर होते हैं वो कहते हैं भाई ये लैंड तो जो है फर्म से बिलोंग करती है, पार्टनरशिप फर्म से, आप इस लैंड को नहीं बेच सकते। तो उन्होंने कोर्ट से कहा कि आप हमें टेम्परेरी इंजेक्शन दीजिए जिससे जो मरा हुआ पार्टनर है हमारा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस लैंड को ना बेच सके। तो यहाँ पे माना गया, कोर्ट ने कहा कि हम आपको टेम्परेरी इंजेक्शन नहीं दे सकते क्योंकि वो जो लैंड थी वो जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसी के नाम से थी, म्यूटेशन भी उसी की थी, पार्टनरशिप फर्म के नाम से कुछ भी नहीं था, और वो पार्टनरशिप सिर्फ इसी एक ट्रांजैक्शन के लिए बनी हुई थी कि वो जो है आप उस लैंड को सेल करेंगे। तो जो लीगल हेयर्स हैं वो एक तरीके से पार्टनरशिप को ना तो कोई इंजरी पहुंचा रहे हैं, ना ही वो उससे कोई भी चीज डिस्पजेस कर रहे हैं। तो माना गया कि यहाँ पे जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे उसकी अगेंस्ट कोई टेम्परेरी इंजेक्शन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका, अगर डिफेंडेंट कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, मीन्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने वाला है, तो ऐसे केस में भी टेम्परेरी इंजेक्शन दी जा सकती है। नेक्स्ट है, अगर कोर्ट को लगता है कि जस्टिस की नज़र में ये जरूरी है कि हमें जो है ये देना चाहिए टेम्परेरी इंजेक्शन, तो फिर वो टेम्परेरी इंजेक्शन दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जब बाजार में दुकानें लगती हैं तो जो उनका एरिया होता है दुकान का, उसमें तो वो लगाते ही हैं, वो आगे भी एक प्लेटफॉर्म बनाने लगते हैं और अपना सारा सामान उस पर लगा देते हैं डिस्प्ले के लिए। तो वो जो सड़क होती है उसका इंक्रोचमेंट कर लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है इसके अगेंस्ट टेम्परेरी इंजेक्शन ला सकता है कि पर्टिकुलर शॉपकीपर जो जनरल रोड है उसका इंक्रोचमेंट करके उस पर कोई भी परमानेंट प्लेटफॉर्म नहीं बनाए। तो माना गया है ये जो है जस्टिस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्या है, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, जो सड़क की चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। तो ये जस्टिस के इंटरेस्ट में है, तो ऐसे केसेस में हम इंजेक्शन दे सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इंजेक्शन किसे कहते हैं और किस किस प्रिंसिपल पे दिए जाते हैं और क्या क्या ग्राउंड होते हैं। अब ये जो ग्राउंड है ये कोई फिक्स या एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि इनके अलावा भी कोई और मैटर हो सकता है तो उस पर भी वो जो है इंजेक्शन दे सकते हैं। तो इंजेक्शन अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया
कि अगर हम किसी पार्टी को कोई काम करने से कहते हैं या कोई काम नहीं करने से कहते हैं तो ऐसी जुडिशियल प्रोसेस को जो है इंजंक्शन कहते हैं। मैं लैंड करते हुए लेक्चर को एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लैंड है, उस पे ए भी अपनी ओनरशिप जता रहा है और बी भी अपनी ओनरशिप जता रहा है। अब ओनरशिप प्रूव करने के लिए ये कोर्ट में केस चला जाता है। अभी ओनरशिप कोर्ट ने प्रूव नहीं की है, इसी बीच ए वहाँ पे कमरा बनाना शुरू कर देता है। तो ए देखता है कि ये तो कमरा बनवा रहा है, तो वो तो गलत है क्योंकि अभी बी तो ओनर है नहीं। तो वो क्या करता है, टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए फाइल करता है कि मेरे को टेम्परेरी इंजेक्शन दे दी जाए। तो कोर्ट क्या कहेगा कि जब आपकी ओनरशिप ही अभी मैंने प्रूव नहीं करी है तो आप इस पे मकान नहीं बना सकते। तो वो बी को रोकेगा कमरा बनाने के लिए। तो ये जो वो रोकेगा जिस चीज से, वही ऑर्डर को, वही जो उसने डिसीजन दिया है उसी को टेम्परेरी इंजेक्शन बोलते हैं। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये एग्जाम में जरूर लगता है। तो ये जब आप जुडिशरी की क्लासेस कर रहे होते हैं तब भी इसमें से काफी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो अब आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी इंजेक्शन से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।